इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एमआईटी। एमआईटी में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्चून 500 कंपनीज के 60 सीईओ जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। बिना आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद सीईओ बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव आईक्यू, लोग डजंट हैव फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। देखे ना, लोगों के पास तालीम हो, जो बिक रहा हो तो लाजमी चैनल भी बना लेना, क्योंकि चैनल तो कारोबार है, लोग तो कारोबार। एक भी न्यूज चैनल इंग्लिश नहीं है वहां पे। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, इस वक्त आपके जो भाईजान हैकर हैं, वो अगर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं तो जो मेरे एंकर भाई हैं, उनको सारा दिन पहले वो ट्रांसलेट करना पड़ती है। अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूं आपका, इस मिसालें आपको देना। एक इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, उसको कहा जाता था लंदन प्लान। कि लंदन में हमारे बाबा जी, कनेडियन जो बाबा जी थे, हमारे मजहबी पेशवा, वो भी कनाडा में आए थे। हमारे जो इस तहरीक के जो जनरल थे, आईएसआई के जहीरुल इस्लाम साहब, वो सारे अपने बच्चों को इकट्ठा लेकर के बैठ के थे लंदन में, उन्होंने प्लान किया था। आज फिर हमारी कौम के मुस्तकबिल का फैसला आज फिर लंदन में हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि कभी बांग्लादेश का कोई लंदन प्लान बना हो? कभी भारत का कोई लंदन प्लान बना हो? आप देखें आपका किबला कहां है, आपका कैपिटल कहां है? इस्लामाबाद है या लंदन है? वही फैसले होते हैं ना हुकूमतों के, जहां जहां पावर होती है। वही फैसले इकट्ठे हुए जाते हैं ना जहां पे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं फैसले करते हुए। तो वो इस्लामाबाद तो नहीं है, वो तो लंदन है। अब मैं जब इसके बारे में मजीद कभी पढ़ता रहता हूं इस वक्त, चीमा साहब, अफसोस वाली बात यह है कि इंडियन, कभी देखें आपने स्टूडेंट, तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट अमेरिका में हर साल पढ़ने आता है। 2 लाख। और मेजॉरिटी आजकल पढ़ के वापस जा रही है। और दूसरा उसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तानी आते हैं, वो किस तरह आते हैं? कभी सोचा, कभी किसी गवर्नमेंट लेवल पर इन्होंने कभी सोचा कि पाकिस्तानी अमेरिका, यूरोप किस तरह जा रहे हैं? कितनी परसेंटेज है उनमें से जो वीजों से आती है? उनमें से कितनी परसेंटेज है जो बॉर्डर क्रॉस करके पैदल चल के आती है? उनका तालीम का लेवल क्या है? वो पाकिस्तान को किस तरह सर्व कर पाएंगे फ्यूचर में? मैं इस जगह बैठा हूं, उनके दरमियान बैठा हूं, मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ देम जो यहां भी बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है रिपब्लिकन पार्टी क्या है, डेमोक्रेट पार्टी के स्पेलिंग क्या है। वो पीटीआई के झंडे के पीछे चीखते फिर रहे हैं, क्योंकि तालीम ही नहीं है उनके अंदर। उनकी बेसिक है जो, मैं समझता हूं इस वक्त जो बाहर निकल, काफी अरसे से देखा जाता था, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਲਾ ਫਿਰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿਓ यार। बिल्कुल सही बात किया आपने। अब वो जो वेला मझਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਟਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਡਿੱਗੀ ਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀਓ ਬਣੇ ट्विटर ਦਾ। वो डिफाइन करे ना, वो सारा दिन पीपल्स पार्टी को कहता पीपल पार्टी, नून लीग को कहता है नून लीग, या न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में नून लीग हो गई। और आके आप कहते हैं हमारा डायस्पोरा जो है वो इज नॉट परफॉर्मिंग एज इक्वल एज इंडियन डायस्पोरा है। या तो कहें कि हम बिल्कुल बेवकूफ है, नाक में रोटियां डालते हैं, नजर ही कुछ नहीं आता।
मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन किया जाता है, तार साहब, व्हाई द पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट द भारतीय डायस्पोरा। ओ यार, डायस्पोरा की बात करो, ये डायस्पोरा वो पैदल चल चल के मंडी पहुंच दिंदे, मुंडे इटली पहुंच रहे हैं, ग्रीस पहुंच रहे हैं, तुसी कहंदे हो इन्हां डायस्पोरा, तुसी कहंदे हो पेप्सी दे सीईओ बनने, ये आईबीएम के सीईओ बनन। आपने इन्वेस्टमेंट क्या की पाकिस्तान में? कहते हैं कि मसला कश्मीर को मशरूत नहीं करना चाहिए मुज़ाकरात के साथ। मुज़ाकरात जनरली शुरू तो करें, उसके बाद आगे देखें क्या होता है। सलीम साफ़ी साहब, आप ये जो राय आई है इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, भट्टी साहब ने अपने रिवायती अंदाज में बात की, लेकिन बड़ी आक़िलाना बात उन्होंने की है और मुझे उनसे इत्तेफाक करना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि जज्बात की दुनिया अलग होती है और हक़ाइक़ की दुनिया अलग होती है। आज भी मेरा जी चाहता है कि 2 दिन में न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के मुसलमान, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वो मोदी के तसल्लुत से आज़ाद हो। लेकिन ये दुनिया चलती है ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पे। और दूसरी बात ये कि इस मईशत के होते हुए अगर आपके पड़ोसियों के साथ तिजारत ना हो। मैं अभी 3 दिन कबल मैं इराक़ में था, तो मैंने उधर एक चीज़ देखी कि होटलों में जितने भी टेबल्स थे तो उस पर एक तरफ इराक़ का झंडा था और दूसरा एक उसमें जितने भी उसके पड़ोसी ममालिक है, जॉर्डन, सीरिया, ईरान, टर्की, अब इनके साथ अपनी अपनी जगह पे उनके तनाज़ात भी हैं, तो वो भी पड़ा हुआ था। हमारा अफ़गानिस्तान के साथ मामला इस तरह, ईरान के साथ अपनी जगह पे टेंशन, हिंदुस्तान के साथ अपनी जगह पे टेंशन। तो मैं भट्टी साहब की इस बात से इत्तेफाक कि अगर हम में ये सलाहियत हो और हालात हमें इजाज़त दे तो मैं तो एक दिन भी देर ना करूँ मकबूजा कश्मीर को उनके तसल्लुत से आज़ाद करने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर ताल्लुकात को नॉर्मल, क्योंकि जब आप टेंशन बढ़ाते हैं तो उसकी सज़ा मिलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों को और बिलखसूस कश्मीर के मुसलमानों को। तो एक तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें कश्मीरी सरज़मीन चाहिए या फिर हमें कश्मीरी चाहिए और कश्मीरियों के इज़्ज़त जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और बहरहाल मुज़ाकरात तो हमें करने होंगे। हाँ, मुज़ाकरात, देखिए हम चीन की दोस्ती की बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन चीन से हम सीखते नहीं हैं। चीन ने ताइवान के मामले में कितना इंतज़ार किया, हांगकांग के मामले में अच्छा, ये बड़ी अच्छी मिसाल है। मुज़ाकरात तो 2 जंग करने वाले मुल्कों के दरमियान में भी होते हैं ना, लड़ाई हो रही होती है लेकिन मुज़ाकरात होते हैं। अब मैं पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पाइडी जिसको कहा जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पीएचडीज हैं 12% वो अनएम्प्लॉयड है। 12% पीएचडीज इन पाकिस्तान दे आर अनएम्प्लॉयड। 31% ऑफ आपके यूथ इस वक्त टोटल अनएम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू द पाई। और दूसरा, उसके बाद मैं आखिर पे जो आपने ओपनिंग जो है स्टेटमेंट, उस पर मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो इस वक्त लीडर हैं, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, बाजवा साहब, उन्होंने पीएमए एकेडमी के अंदर स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसी मुल्क को इजाजत नहीं दी जाएगी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। बाजवा साहब, आपकी स्टेटमेंट 1 साल लेट है। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो चुका है, सूबे आपके फेडरेशन को छोड़ चुके हैं। इसको कहा क्या जाता है सिंपल लफ्जों में? इंस्टेबल। इसको कहा जाता है कि ये मुफ्त आपकी फेडरेशन ऑलमोस्ट टूटने के पास पहुंच चुकी। आई विश कि आपकी ये स्टेटमेंट एक साल पहले आती। इस वक्त आप जिस तरीके से ट्विटर पे लोग बैठे, वो जो 31%, जो 12% पीएचडी, 21-32% मास्टर डिग्रियां लेके घर बैठे, उनके 50-50 ट्विटर अकाउंट है। आपका नाम ले लेके आपको वो गालियां निकाल रहे हैं। और डिस्टेबलाइज हो चुका है, क्योंकि देखें, अब मैं देखना चाहता हूं, मैंने अगले दिन मेरे नजर से गुजरा चीमा साहब कि 2 पार्टियां क्या कर रही हैं। एक पार्टी जो वो कस्में उठवा रही है अपने लोगों से कि इस्लामाबाद पे हमला करोगे, हाँ वो कहते हैं करेंगे। दूसरी पार्टी क्या कर रही है? दूसरी पार्टी ने फौज को कह दिया है कि जी आप आके इस्लामाबाद को संभाल लें, हमसे तो संभाला नहीं जाता। उन्होंने 3000 जो है वो शेल्स खरीद लिए हैं आंसू गैस के।
बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने ड्रोन खरीद लिए हैं आंसू गैस चलाने के लिए। और उसके बाद ये है, आखिरी भी उन्होंने मैसेज भेज दिया है, उन्होंने कहा भाई जी अगर हमसे इन चीजों के साथ भी कंट्रोल ना हुआ तो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा दोनों सूबों के। तो आपकी ये डेफिनेशन कहां स्टैंड करती है? आप कहते हैं जी हम डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, कि एक पार्टी जिसको सिग्नल आपने भेजा है कि आप जी इदारों का एहतराम करें, वो तो ओथ ले रही है हिटलर स्टाइल का कि भाई मारोगे निकलोगे। दूसरी पार्टी कह रही है इधर आओगे, उन्होंने 3000 शेल लेके खड़े हैं। आप डिफाइन तो करें कि डिस्टेबलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, आपके ख्याल में क्या इसका स्टैंडर्ड क्या है? व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स आप डिफाइन करेंगे? डिस्टेबलाइजेशन को किस तरह आप डिफाइन करते हैं? सूबे मुख्तलिफ डायरेक्शनों पे चल रहे हैं। मैं फेडरेशन की बात करता हूं, सदर पाकिस्तान ने असेंबली के अंदर स्पीच की है, सदर पाकिस्तान में, आरफ अलवी नहीं कहूंगा, सिर्फ 12 एमएनए 13 बैठे हुए थे उसके सामने। आपने कहा कि आपने कहा है पाकिस्तानियों से इस जमहूरी अदारे की रिस्पेक्ट करें, तो 13 एमएनए बैठे हुए थे रिस्पेक्ट में उसमें सदर पाकिस्तान। और तरह सर्विसेज चीफ भी नहीं आई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सदर पाकिस्तान कमांडर इन चीफ आर्म्ड फोर्सेज और तीनों सर्विसेज चीफ चारों वहां पे नहीं थे। वही तो मैं कह रहा हूं ना, मैं खुद परेशान हूं आज की खबर इस बात से कि पीएमए एकेडमी में बाजवा साहब ने कहा है कि हम डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को नहीं होने देंगे। ये स्टेबलाइज्ड है, ये कंट्री, ये स्टेबलाइज है। जिस वक्त वो सदर पाकिस्तान स्पीच कर रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अमीरुल मोमिनीन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जो हमारे वजीर दफा है वो असेंबली की लॉबी में खड़े हो गालियां दे रहे थे। तो बाजवा साहब ये मतलब आप इसको स्टेबल पाकिस्तान कह रहे हैं? ये स्टेबल पाकिस्तान के स्पेलिंग चेक कराएं बाजवा साहब आप। मैं बड़ा दुख के साथ ये कह रहा हूं सारा कुछ।